वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ये मेरा उसका थर्ड वीडियो है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं दो बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक इसके पहले वीडियो में हमने चार बेसिक प्रॉपर्टीज लर्न कर ली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आज हम जो लर्न करने वाले हैं उनमें फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी? ये वो एनर्जी है जो हमें एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, यानी ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब ये एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी ये डिपेंड करता है उस एटम की एटॉमिक रेडियस पर। यदि एटम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम सप्लाई करनी होगी। यदि एटम की रेडियस स्मॉल है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम अलोंग द पीरियड करते हैं, यानी अलोंग द सीरीज करेंगे। यानी 3D सीरीज के एलिमेंट्स, 4D सीरीज के एलिमेंट्स और 5D सीरीज के एलिमेंट्स। तो हम चलते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट हम क्या लिख लें? आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशंस क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, ये वर्ड जरूर आए बच्चों, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। यानी एटम आइसोलेट भी होना चाहिए और कौन सी फिजिकल स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है, हम जो स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी, वो भी हम कहां स्टडी करेंगे? अलोंग द पीरियड करेंगे। और हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। यदि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें लैंग्वेज क्या लिख दूं? यूजुअली ionization enthalpy of transition elements increased along the series with increasing the atomic number। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं 3D सीरीज का। 3D सीरीज का ये एग्जाम्पल है हमारे पास। स्टार्ट कहां से करें? स्कैंडियम से करते हैं। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये यहां आ गया जिंक। इन सब की मैं क्या मेंशन कर देता हूं यहां पर? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं यहां पर केवल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लिख रहा हूं। कौन कौन सी वैल्यू है हमारे सिलेबस में? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तीनों है। लेकिन हम फर्स्ट यहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में इनके कंपैरिजन को चेक करते हैं। तो टाइटेनियम, स्कैंडियम की जो है वो है 631, उसके बाद हमारे पास है 656, 656, 650, 653, 653 के बाद है 717। मैग्नीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी 762, 758, 745, 745 नहीं 736, 745 और 906। ये सारी जो वैल्यू है वो किसमें है? किलो जूल पर मोल में है। इन सारी वैल्यू को मैं एक बार कंपेयर करूं तो यहां 656 था और यहां आ गया है 906। इसका मतलब यदि
टाइटेनियम से मैं बीच वाले एलिमेंट्स को एक बार हटा दूं और जिंक तक आ जाऊं तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई है। यही लाइन मैंने यहां मेंशन की है। यूजुअली मैक्सिमम क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन गड़बड़ क्या है, कहीं कहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है। यानी ये जो चेंज है ये कैसा है, ये रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रही है, ये रेगुलर नहीं, ये इरेगुलर ट्रेंड्स है। यानी 3D सीरीज हो चाहे 4D हो चाहे 5D हो, इन तीनों सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड्स है वो इरेगुलर है। क्यों है, हम लर्न करने वाले हैं। अब आते हैं इनमें, हम डिफरेंस चेक करते हैं। यहां डिफरेंस कितना है, 6 क्या हो गई, यहां डिफरेंस कितना है 31 और 56, अप्रोक्सीमेट 25 का, यहां 6 डिक्रीज हो गई है, यहां क्या हुआ है 3 इंक्रीज हुई है, यहां क्या हुआ है लगभग 26 के आसपास इंक्रीज हुई है, 26 नहीं 47 और 17 64 इंक्रीज हुई है। यहां से यहां जाओ तो लगभग 50 के आसपास या 45 इंक्रीज हुई है, अप्रोक्सीमेट है, ये 4 हुआ है, यहां क्या हुआ है डिक्रीज हो गई है 20 से। यानी ये जो वेरिएशंस है, केवल क्रोमियम से मैग्नीज को छोड़ दें तो ये जो वेरिएशंस है ये बहुत कम है, या तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है या थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रही है। अब मैं एग्जांपल देता हूं एस ब्लॉक के दो एलिमेंट्स का, जो दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी है 496 और इसकी है 578। दोनों किस में है, किलो जूल पर मोल में है। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस को एक बार कंपैरिजन करूं तो 4 और 78 लगभग 82 का डिफरेंस है। एस ब्लॉक के किन्हीं भी दो एलिमेंट जो एक ही पीरियड में आ रहे हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में 82 का डिफरेंस है, जबकि 3D सीरीज के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स में 86 का डिफरेंस नहीं है, केवल किसको छोड़कर, कॉपर और जिंक को। यहां कितना होगा, यहां होगा 55 और 106 50, यानी यहां है लगभग 161 का डिफरेंस यहां है। तो इन दो एलिमेंट्स को छोड़ दें, क्रोमियम से मैग्नीज और जिंक और कॉपर से जिंक, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। पढ़ेंगे हम क्यों होता है इन दोनों एलिमेंट्स में, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ transition elements along the series क्या है, is much less, बहुत कम है, is much less as comparison with S और P block elements along the period। यानी S और P ब्लॉक में भी हमने कहा चेक किया है, एक ही पीरियड के दो एलिमेंट है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहां उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यही ट्रेंड्स कहां अप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर भी। वो भी रेगुलर नहीं है, वो भी किसी की कम है तो नेक्स्ट की ज्यादा हो गई, फिर उसके नेक्स्ट वाले की कम हो गई है। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो रेगुलरिटी नहीं है, उसके पीछे 4 रीजन है। वो हम चारों रीजन हमें समझने होंगे। फर्स्ट रीजन क्या है, हम एक एक करके वो चारों रीजन को समझते हैं। क्या हम लोग समझ रहे हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड्स है वो इरेगुलर क्यों है। फर्स्ट हम आते हैं, 4 रीजन है बच्चों, 4 में से 2-3 रीजन का तो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसका रीजन ऑफ इरेगुलर ट्रेंड्स in ionization enthalpy of transition elements along the
along द सीरीज। ये काम के रीजन है बच्चों। फर्स्ट रीजन क्या है, क्या ऐसी चीज है जो ठीक हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ी है, वो है इनकी एटॉमिक रेडियस। इनकी एटॉमिक रेडियस जो है होना क्या चाहिए, अलोंग द पीरियड कंटिन्यूअस डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं होती है। वहां तीन फैक्टर है जिनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है। फर्स्ट था इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, सेकंड था सील्डिंग इफेक्ट, और थर्ड हमारे पास था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इन तीनों में कभी कोई जीत रहा था तो कभी कोई जीत रहा था। तो कैसा ट्रेंड था इनका एटॉमिक रेडियस में, इरेगुलर था। तो फर्स्ट क्या है, ड्यू टू इरेगुलर चेंज इन एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट रीजन तो ये है। और हमें मालूम है कि यदि एटॉमिक रेडियस ज्यादा या कम होगी तो आउटर मोस्ट सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम ज्यादा होगा, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्ट आएगा। केवल एक फैक्टर से ओवरऑल इफेक्ट नहीं आएगा, सारे फैक्टर्स हम जोड़ेंगे तब इफेक्ट आएगा। तो वहां क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यदि मैं इनकी एटॉमिक रेडियस यहां मेंशन करूं तो इसकी कितनी थी 164, यहां कितनी हो गई थी 164 के बाद 147, यहां 135, ये किसमें है, ये पिकोमीटर में है। यहां कितनी हो गई 129, मैग्नीज में गड़बड़ थी 137 है। उसके बाद आयरन में आ जाएं तो आयरन की कितनी है 126, इसकी 125, यहां तक क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। यहां अचानक क्या हुई, इंक्रीज हो गई, उसके बाद डिक्रीज हुई, और इन तीनों की लगभग कैसी है, कांस्टेंट है। इसकी है 128 और इसकी है मैग्नीज के बराबर 137। तो क्या हुआ कि इनकी एटॉमिक रेडियस में यहां से यहां तक तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यहां कांस्टेंट हो गई है, और यहां आते आते इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब पहला जो फैक्टर है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इरेगुलर क्यों नहीं है या इरेगुलर क्यों है, उसका रीजन क्या है कि इनकी एटॉमिक रेडियस में जो चेंजेस हो रहा है वो रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है, तीन फैक्टर थे यहां पर। अब आते हैं दूसरा कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं। दूसरा फैक्टर जो है वो एक अजीब सा फैक्टर है, वो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और वो क्या है, उसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है क्रोमियम का, उसके बाद एक आयरन का भी एग्जांपल लूंगा। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसका 26 है। तो इसका आर्गन लिख देता हूं। आर्गन लिखने का मतलब मैंने कौन से एटॉमिक नंबर तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 18 तक का। उसके बाद लिखूंगा 4s2, ये 20 हो गया। इसका 24 है तो यहां आएगा 3d4, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है तो यहां 1 हो जाएगा और यहां 5 हो जाएगा। अब लिखता हूं आयरन का, यहां आर्गन और यहां क्या लिखे हम 4s2, 20 हो गए तो यहां क्या आएगा 3d6। तो इन दोनों से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, यानी क्रोमियम को क्रोमियम प्लस में चेंज कर दूं और Fe को Fe2 प्लस में चेंज कर देता हूं या +1 में। तो क्या होगा, यहां का S का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा वो क्या होगा, आर्गन 3d5, और आयरन में क्या होगा, आर्गन 3d6, 4s1। क्या हुआ, क्रोमियम के केस में S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गायब हो गया, पूरा S जो चौथा सेल है वो ही हट गया पूरा वहां से। तो होगा क्या, S का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इस S के एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज एनर्जी में जो रोल था वो खत्म हो गया है। क्या रोल था, क्योंकि हमें मालूम है कि 3d और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हो क्या रहा था कि जो 3d के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन था, इन सब की जो स्पिन थी वो पैरेलल है। तो ये आपस में क्या काम कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ही ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया
हुआ क्या, इसके साथ इसका एक्सचेंज खत्म हो गया और एक्सचेंज खत्म होते ही एक्सचेंज एनर्जी में चेंज आएगा। ऐसा यहां पर भी है। ऐसा आयरन में भी क्या हुआ, 4s 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन खत्म होते ही क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम होते ही क्या होगा, यहां पर भी एक्सचेंज एनर्जी में चेंज आ जाएगा। यदि मैं Fe पे 2+ लगा दूं, प्लस के 2 चार्ज, तो यहां पर भी क्या होगा, s ऑर्बिटल गायब हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएंगे। तो क्या कंसेप्ट कहता है कि यदि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से s का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचता है, या दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, s में 0 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उस कंडीशन में इसकी एनर्जी का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और कौन सी एनर्जी का रोल कम हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी का। जो इलेक्ट्रॉन के जिनकी स्पिन एक जैसी है, पैरेलल है, उनके एक्सचेंज होने से जो रिलीज हो रही थी। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, इसको बच्चों आपको याद रख लेना है। क्या लिखता हूं मैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी कब होगी ये, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसकी एनर्जी हो रही है यहां पर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ये इसके बीच में लगा देना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और वो भी कौन सी एनर्जी है, ये एक्सचेंज एनर्जी है। अब हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे बच्चों, सिंपल सा एक क्या लिख देता हूं, यदि लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है तो उस एटम की या उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हम यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि s के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो जाए तो जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है और जो ऑर्बिटल है s और d, इनकी एनर्जी का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और उसका इफेक्ट कहां आता है, उस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पे आता है, जिससे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर भी चेंजेस आएगा। 2 फैक्टर हो गए बच्चों हमारे पास। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूं और हम कहां जाते हैं, तीसरे फैक्टर में। और वो क्या है, वो बड़े काम का फैक्टर है बच्चों। इन दोनों को मैं रिमूव कर रहा हूं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, इरेगुलर चेंज का रीजन क्या था कि इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इरेगुलर है। सेकंड रीजन हमारे पास क्या था कि s का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इनकी एनर्जी का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर में, और वो क्या है, इनको रिमूव करता हूं बच्चों। वो क्या है, काम का है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये काम का है। और वहां पर हमने देखा था कि 2 एलिमेंट ऐसे थे जिनके आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा जंप आ रहा था 3D सीरीज के। एक तो था क्रोमियम से मैग्नीज और एक था कॉपर से जिंक में। तो हम पहले उन्हीं को चेक कर लेते हैं। यहां लिखता हूं क्रोमियम और यहां लिखता हूं मैग्नीज। क्रोमियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो थी हमारे पास 653 और मैग्नीज की थी 717 किलो जूल पर मोल में। और यहां लिखता हूं कॉपर और जिंक। कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो थी 745 और इसकी थी 906। दोनों किसमें है, किलो जूल पर मोल में है। यहां डिफरेंस हमने कितना चेक किया था, 62 के आसपास, 47 हाँ। और यहां कितना है हमारे पास, 106 और 161 किलो जूल पर मोल। तो यहां डिफरेंस एकदम ज्यादा क्यों हो गया, क्रोमियम से जो ये मैग्नीज की ओर आए तो मैग्नीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्यों है, रीजन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन है। और वो क्या है,
वो इस मैग्नीज के केस में कैसा है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। मैग्नीज का यदि मैं क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसका एटॉमिक नंबर 25 है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर्गन, आर्गन के बाद 4s2, 20 हो गए, 3d5। ये तो कैसा है, फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड शेल नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। और ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड और ये पूरा फिल्ड है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह से जिंक का यदि हम चेक करें तो जिंक में तो क्या होगा, आर्गन लिखें, एटॉमिक नंबर जिंक का कितना है, 30 है, तो आर्गन का मतलब कितना हो गया, 18। यहाँ 4s2 20, 3d10 है। ये कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, और ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए इनमें एकदम क्या हुआ है, सडनली जंप हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज और जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्यों है, उसका रीजन ये हमारे सामने है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे आते हैं और वो इसी टॉपिक में है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले में है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे अब डाटा चाहिएंगे। अब मैं 5 एलिमेंट्स के डाटा यहां पे मेंशन कर रहा हूं बच्चों, और वहां से हमें समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट और कैसे लगता है। तो यहां लिखता हूं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 3 एलिमेंट का पेयर तो ये होगा। उसके बाद 2 कौन होंगे, कॉपर और जिंक। ये टोटल 5 एलिमेंट्स हमारे पास है। और मैं इन पांचों की क्या लिखूंगा, तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंड थर्ड आयनाइजेशन। तो फर्स्ट यहां लिखता हूं डेल IH1, यहां लिखूंगा डेल IH2, और यहां आएगी डेल IH3। और तीनों किस में होगी, किलोजूल पर मोल में। अब सबसे पहले हम क्रोमियम की मेंशन कर देते हैं, 653। ये फर्स्ट तो ये है इसकी, सेकंड है 1592, थर्ड इसकी है 2990। अब आते हैं मैग्नीज में, 717, 1509, 3260। अब आते हैं आयरन पे, 762। ये बच्चों आपको याद नहीं रखनी है, ये एग्जाम में आएगी तो ये मेंशन की हुई होगी, 2962, 745, 1958, और उसके बाद है 3556। अब आ जाते हैं हम जिंक में, 906, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1734, उसके बाद है 3837। ये है बच्चों, और यहां से अब हम कंसेप्ट समझते हैं। क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन है। अब इनका कंसेप्ट जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे है। तो क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं। यहां आर्गन लिख देता हूं, 4s1 है, 3d5 है। मैग्नीज में क्या होगा, आर्गन 3d5, 4s2 है। और आयरन में क्या होगा, आर्गन 3d6 और 4s2 है। इसका एटॉमिक नंबर 24, 25 और 26। फर्स्ट हम यहां से कंसेप्ट समझते हैं। इन तीनों में यदि आप हम कंपेयर करेंगे तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की है। रीजन क्या है, ये s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देगा। जो ही ये रिलीज हुआ, पीछे क्या हो गया, 3d5, वैलेंस शेल खत्म, बाहर का वैलेंस शेल गायब हो गया है, और ये 3d5 कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो क्रोमियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिलीज कर देगा इन तीनों में। अब आते हैं, मान लो इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज और आयरन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम से ज्यादा है। मान लेते हैं कि इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, और जो हमने एनर्जी सप्लाई करनी थी वो कर दी। तो यहां 0 कर देता हूं, यहां 1 कर देता हूं, और यहां भी 1 कर देता हूं। अब आते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। यहां 0 लिख देता हूं। अब यदि हम कंपेयर करें तो कौन ऐसा है जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर दे, तो उसकी वही कंडीशंस हो जाएगी जो क्रोमियम में हो रही थी, और वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज की
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को यदि हम कंपेयर करेंगे किस किस से, क्रोमियम से और आयरन से, तो वो कम है। यानी मैग्नीज अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर देगा, जबकि क्रोमियम का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 से रिलीज होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो वहां हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो कौन जल्दी से रिलीज कर देगा? मैग्नीज कर देगा। मैग्नीज अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन आयरन और क्रोमियम दोनों से जल्दी रिलीज कर देता है, यानी यहां हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी है वो कम करनी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी थी? 1 लिख देता हूं यहां, वो थी क्रोमियम की। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है? मैग्नीज की है, सेकेंड। अब आते हैं हम लोग इनकी, मान लो कि इनसे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया, तो ये यहां से रिलीज हो गया, ये यहां से रिलीज हो गया, तो यहां क्या बचा? 0, यहां 0 और यहां क्या बचा? 4। क्योंकि यहां अब हमने दो दो इलेक्ट्रॉन सबसे रिलीज कर दिए, यहां से एक यहां से गया होगा, एक यहां से, 4s से एक गया, दोनों 4s से गए, और यहां दोनों 4s से गए। अब यदि हम कंपेयर करें इन तीनों में यदि हम कंपेयर करें तो कौन ऐसा है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो वो भी पहले क्रोमियम या मैग्नीज के जैसा जो हुई थी कंडीशंस वैसा हो सकता है, और वो है आयरन। आयरन अपनी यदि 3d6 का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। तो ये आयरन क्या काम करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देता है। यानी आयरन की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू इन तीनों में सबसे कम होनी चाहिए, या मैग्नीज से तो कम होनी ही चाहिए। तो हम आते हैं यहां पर 2962, ये देखो इसकी कितनी थी? 3260, इसकी 2990 है, जबकि आयरन की इन तीनों में सबसे कम है। यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है? आयरन की है। यानी ये चेंज कैसा हो रहा है? ये इरेगुलर है। ये जो वैल्यू लिख रहा हूं वो कौन सी है? लेस वाली है, सबसे कम वाली वैल्यू। तो ये इरेगुलर चेंज क्यों हुआ? यहां जैसे इस 1592, 2990, 3260, यानी यहां से यहां आने पर इंक्रीज हो गई थर्ड आयनाइजेशन, लेकिन यहां से यहां जाने पर डिक्रीज हो गई है। तो ये इरेगुलर चेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। ये हो गया हमारे पास कौन सा फैक्टर? थर्ड फैक्टर बच्चों। इसी में एक और कंसेप्ट जो मैंने बताया था आपको, यहां पर कॉपर और जिंक में आते हैं। अब इन डाटा को मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों। कॉपर और जिंक में आते हैं बच्चों हम लोग। अब कॉपर में क्या है? कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है एटॉमिक नंबर 29 आर्गन, ये भी एक्सेप्शन वाला है, तो यहां क्या हो जाएगा? 3d10 और यहां है 4s1। और जिंक में क्या होगा? जिंक में है इसका एटॉमिक नंबर है 30 आर्गन, और यहां हो जाएगा 3d10 और यहां हो जाएगा 4s2। यदि मैं इनमें कंपैरिजन करूं तो क्या होगा? जल्दी से दिमाग लगा ले हम लोग, इन दोनों में से कौन ऐसा है जो अपना पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव कर देगा? कॉपर। 1 है, रिमूव हुआ, 3d10 हाफ फील्ड हो गया। तो कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, 745 है, आयरन से भी कम है, बहुत कम है। रीजन क्या है? कि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो यहां 745। लेकिन जिंक का कैसा है? ये फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल है, और 3d10 भी फील्ड है, तो ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव नहीं करेगा। मान लो हमने पहला रिमूव कर दिया, यहां से ये हटा दूं, यहां से 1 लग दूं। अब चेक करें तो अब कौन सा है जो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज नहीं करेगा? वो है कॉपर। कॉपर कैसा हो गया? 3d10 फुल फील्ड हो गया, ये खाली हो गया है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन जिंक में क्या है? 4s1 है, तो जिंक इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम थी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम थी? कॉपर की। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? जिंक की होगी। अब यहां से हम डाटा चेक करें तो कॉपर की तो कितनी है? 1958, लेकिन जिंक की कितनी है? 1734। यानी जिंक की वैल्यू कम है सेकंड आयनाइजेशन की। मान लो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो गया, तो यहां से ये चला गया और यहां d9 हो गए हैं। अब फिर चेक करें, अब इन दोनों में से तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन रिलीज करेगा?
कॉपर कर देगा। कौन नहीं करेगा? जिंक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? कॉपर की। ये देखो, ये जो ट्रेंड्स है ये रेगुलर है, इरेगुलर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की कम है, सेकंड जिंक की कम है, और थर्ड में वापस किसकी कम हो गई? कॉपर की कम हो गई। यहां पर भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? जिस एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। अब लास्ट हमारे पास जो फैक्टर है उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और वो हमें मालूम है वो क्या है। इसको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं, और वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इन दोनों से क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट, और साथ में कौन सा है? एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बीट ऑफ कौन से? किसकी बात हो रही है? 3D इलेक्ट्रॉन्स की। जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स है, 3D सीरीज में 3D, 4D सीरीज में 4D, 5D सीरीज में 5D, उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का रिपल्शन बढ़ता है। द शील्डिंग इफेक्ट, SE शॉर्ट में लिख देता हूं, ये बढ़ेगा, या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ये बढ़ेगा। उन दोनों कंडीशंस में साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो डेल IH कम हो जाएगा। अब इन चारों फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। इसीलिए 3D सीरीज चाहे 4D हो चाहे 5D हो, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड्स है अलोंग द सीरीज वो रेगुलर नहीं है। कैसा है? इरेगुलर है। तो बच्चों क्या खत्म हुआ हमारे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीरीज में ट्रेंड्स। अब आते हैं पीरियड में क्या होगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 3D, 4D और 5D ये हमारे पास तीन सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। 3D से 4D आओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन 4D से 5D आओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है? कि यहां एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसी है? एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम एज 4D एलिमेंट्स, 4D के जैसी ही है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। यानी 5D में जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है, जबकि साइज उतनी की उतनी है। 4D के कंपैरिजन में या प्रोटॉन ज्यादा है, साइज उतनी की उतनी है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, साइज लगभग सेम क्यों है? उसका रीजन हमने पढ़ा था, लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और इसीलिए 4D और 5D की एटॉमिक रेडियस इसके कारण लगभग सेम है। क्या खत्म हुआ बच्चों हमारे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर खत्म हुआ बच्चों। अब सामने देखो आपके एक ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ में आप देखें बहुत सारी आपको इरेगुलरिटीज नजर आएगी। ग्राफ में चेक करें आप लोग। 3D सीरीज का ग्राफ के तीन एलिमेंट तो सबसे नीचे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। लेकिन अगला जो है मैग्नीज, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी टेक्नीशियम से भी ज्यादा है। रीजन क्या? उसकी साइज छोटी है मैग्नीज की। तो ये जो हम यहां एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं, मैं आपको केवल क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि ये इरेगुलर ट्रेंड्स है। यदि आप पैलेडियम को चेक करोगे, पीडी को, तो इसकी फर्स्ट ये सारे जो कर्व हैं ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के हैं। और पैलेडियम की बात करें, पीडी की, तो पीडी की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D सीरीज में जिंक को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा है। 3D सीरीज के जिंक को छोड़ दें तो पैलेडियम सेकंड एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D10 4s0।
S के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं, D में आ गए हैं। और यदि आप सबसे ऊपर चेक करोगे तो सबसे ऊपर कौन सी सीरीज है हमारे पास, 5D सीरीज के एलिमेंट्स है। और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D इन दोनों सीरीज से ज्यादा है। तो बच्चों क्या खत्म हुई हमारी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं इस ग्राफ को रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़े काम का टॉपिक है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और हम हमारे अगले टॉपिक में आ जाते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स बहुत हैं बच्चों। यदि आपने इनको ढंग से समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बोर्ड में सोल्व करना। यदि आपने नहीं समझा तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक चैप्टर है। अगला हमारे पास जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर स्पेसिफिक चीजें हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। क्या है, विथ एक्सेप्शंस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, विथ एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। फ्यू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं यही मेंशन कर देता हूं। स्कैंडियम वाली सीरीज के, स्कैंडियम के बाद कौन है, साइंस वाला, ये तीनों एलिमेंट। उसके बाद कौन है, जिंक और कैडमियम। यानी फर्स्ट के 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट, और इनके लास्ट एलिमेंट में मर्क्यूरी को छोड़कर, तीनों में से मर्क्यूरी को छोड़कर ये 5 एलिमेंट्स क्या है, एक्सेप्शंस है। तो क्या है, विथ एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, most of transition elements, show, ये काम की लाइन आ रही है, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये काम का है। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल एक के पास और है, और वो है 5F सीरीज के एलिमेंट्स। बाकी किसी में नहीं है जितनी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, कैसे है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फर्स्ट में आते हैं। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। टाइटेनियम जो है वो +2, +3, +4 तीनों स्टेट शो करता है। वेनेडियम +2, +3, +4, +5 तक शो करता है। क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6 तक शो करता है। मैग्नीज +2 से कहाँ तक चले जाओ, +7 तक, +3, +4, +5, +6 और +7। उसके बाद हम कहाँ चले गए, अब आयरन के पास। आयरन क्या शो करता है, +2, +3, +4 तीन शो करता है। कोबाल्ट पे आ जाएं, कोबाल्ट भी वही शो करेगा जो आयरन शो कर रहा है, +2, +3, +4। आयरन की हमारे पास दो और है, +5 भी है और +6 भी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सी है, लेकिन ये शो करते हैं। उसके बाद निकल में आ जाते हैं। निकल +2 भी शो करता है, +3 भी। कॉपर +1 और +2। जिंक केवल +2। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शंस क्या हमारे पास है। स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट, स्कैंडियम, इट्रियम, वाई, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम ये तीनों केवल +3 शो करते हैं। और यहां जो जिंक और कैडमियम है ये भी केवल +2 शो करता है। अब आते हैं यहां पर क्या क्या कंसेप्ट। अब मैं क्या काम करता हूं, उन एलिमेंट्स पे सर्किल लगा देता हूं जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो स्टेबल है। +2, +3 स्कैंडियम की, टाइटेनियम की +4 ज्यादा स्टेबल है, वेनेडियम की +5 ज्यादा स्टेबल है, क्रोमियम की +3 और +6 दोनों स्टेबल है, यानी दोनों शो करता है ये। आयरन में हमें मालूम है, मैग्नीज में +2, +4 भी थोड़ी बहुत स्टेबल है, और +7 किसके अंदर है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। स्टेबल का मतलब है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें इनके कंपाउंड्स मिलते हैं। +2, +3 ज्यादा स्टेबल है, और थोड़े बहुत कंपाउंड +6 में भी मिलते हैं, लेकिन तो +2, +3 मानते हैं। कोबाल्ट की +2, +3 दोनों शो करता है ये। निकल की +2 ज्यादा शो होती है, कॉपर की +2 ज्यादा शो करता है, और जिंक में +2।
ये इनकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन स्टेट में किस तरह से चेंजेस हो रहा है, तो यहां से आए स्कैंडियम एक शो करता है, स्कैंडियम जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 6 स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गई, यहाँ पर यहाँ 3 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ 1 ही हो गई। तो किसी भी सीरीज में चले जाएं आप, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, क्या होगा, मिडल में आते आते, मिडल वाला जो एलिमेंट्स है वहां आते आते इनके जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे हमारे यहाँ पर क्रोमियम, मैग्नीज कितने शो करता है, मैग्नीज टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मैग्नीज के अलावा हमारे पास है रूथियम, रूथियम जो है ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है। जो रूथियम है वो जो शो करता है स्टेट वो 7 है, डिफरेंट टाइप की है। उसी के बाद जो रीनियम है जो 5D में है, 5D में है रीनियम, जो शो करता है 8 डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। और तीनों एलिमेंट कहां आते हैं, लगभग मिडल में आते हैं। तो इनिशियली जो सीरीज होगी वहां धीरे धीरे इंक्रीज होगी और मिडल में आते आते नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, फिर वापस क्या होगी हमारे पास, फिर ये डिक्रीज होगी। तो ये इनमें क्या हुआ है, वेरिएशन कैसे होगा। अब ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट। अब इनमें एक और चीज क्या है वो समझना बच्चों। मैं मैग्नीज का एग्जांपल लूं या क्रोमियम का ले लेता हूं, तो मैग्नीज में फर्स्ट स्टेट +2, फिर +3, फिर +4, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 का है। +2, +3, +4, +5, +6, +7। ये कंसेप्ट बच्चों आगे हमारे यूज आने वाला है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो 2 कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब आते हैं कि इन ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं, ये क्यों शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम अब आगे रीजन समझ रहे हैं बच्चों, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। रीजन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों शो करते हैं। इसके 2 रीजन है बच्चों। पहला जो रीजन है वो सबसे ज्यादा मेन रीजन यही है, और वो क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ एन इनर n-1d इलेक्ट्रॉन्स addition with outer ns electrons in bond formation, चाहे वो बॉन्ड आयोनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों लेते हैं, ड्यू टू लिटल, और लिटल ही लिख देते हैं, लिटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। ये काम का है, क्या है मेन रीजन बच्चों, यही है। क्या है, n-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले लेते हैं। कैसे, जैसे मैं यह एग्जांपल लिखता हूं, मैग्नीज का ही लिख देता हूं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया हमारे पास, आर्गन कितने हो गए 80, ये हो गया 4s2 20 में। अब इसका कितना एटॉमिक नंबर है, 26 है। क्रोमियम 25 है। तो अब यहां क्या लिखूं, 3d5। क्या लैंग्वेज लिखी मैंने, ns के इलेक्ट्रॉन, ये ns के हो गए। ns के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनर n-1d, ये वाले d, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए क्या शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रीज़न जो है छोटा सा है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, और जब बोर्ड में क्वेश्चंस आता है तो आंसर्स की में वो ऑप्शंस भी दिया रहता है, और वो क्या है, इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, बस इतना ही है। डी ऑर्बिटल कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट ले लेते हैं। कौन सी कंडीशंस में नहीं लेंगे? जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो या जब वो खाली हो। खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ये हमारे पास इसका सेकेंड रीजन है। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन दिमाग लगा के सुनना, 3D सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते? आंसर है दो, स्कैंडियम और जिंक, ये दोनों एलिमेंट हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन, 3D सीरीज में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो वेरिएबल स्टेट शो नहीं करता? तो केवल स्कैंडियम है, क्योंकि जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चंस क्या होगा, 3D सीरीज में 3D ब्लॉक के ऐसे कितने एलिमेंट है, 3D सीरीज के ऐसे कितने एलिमेंट है जो शो नहीं करते वेरिएबल? तो दो आएगा। लेकिन यदि 3D सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पूछे तो केवल स्कैंडियम आएगा। क्या खत्म हुई? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके दोनों रीजन। अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इनके बारे में हमें मालूम होने चाहिए। क्या है बच्चों, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है इस वीडियो का। क्या हमारे पास वो पॉइंट्स, फैक्ट क्या क्या है? सभी एलिमेंट्स, स्कैंडियम को छोड़ दें, सभी एलिमेंट्स में वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी जो सब में कॉमन थी? वो थी +2। तो +2 क्या है इनकी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लगभग सभी एलिमेंट शो करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या होगी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2 है, जो लगभग सारे एलिमेंट शो करते हैं। किसको छोड़कर? कौन है जो शो नहीं करता? एक्सेप्ट स्कैंडियम, जिसकी स्टेट क्या है? +3 है। सेकंड हम आते हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां आने पर इंक्रीज होती है? मिडल में आने पर इंक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग से मिडल में आएंगे इंक्रीज होगी, मिडल से एंड में जाओगे तो वापस डिक्रीज होगी। तो क्या लिख रहा हूं मैं? द एलिमेंट शो ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे लिखता हूं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इन नंबर की बात हो रही है। ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट एट मिडल में जो है वो ज्यादा शो करते हैं, एट मिडल ऑफ द सीरीज में जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेट ज्यादा शो होती है। वो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था, फिर दे देता हूं। मैग्नीज कितनी शो करता है? 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। रूथियम कितनी करता है? 7। और रूथियम के बाद रीनियम कितनी शो करता है? 8। ये इसका एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि यदि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +3 है, उस कंडीशन में ये जो कंपाउंड बनाएंगे ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। और यदि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से ज्यादा है, +4 है, +5 है, +6 है या +7 है, इस कंडीशन में ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और +4 से लेकर +5 ये अपनी स्टेट कब शो करते हैं? जब ये किससे बॉन्डेड हो जाए? व्हेन बॉन्डेड विथ O और F। ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए तब ये अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और उन कंडीशन में जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। और लास्ट बच्चों इसका फीचर्स जो है, सम एलिमेंट्स आल्सो शो 0 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल हमारे पास है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सारे, जो हमारा अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट है निकल, ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस पे जो निकल है इसकी जो स्टेट है वो 0 है। इसी तरह से आयरन है CO का होल 5, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम आगे कहेंगे कार्बोनाइल। यहाँ पर आयरन पे चार्ज क्या है, 0 है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ जो ब्राउन रिंग टेस्ट में बना था, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये NO है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस का 2 है, आयरन पे प्लस का 1 है और NO पे प्लस का 1 है। तो यहाँ आयरन पे क्या चार्ज हुआ है, +1 हुआ है, यानी ये 0 और +1 स्टेट भी शो करते हैं। अब लास्ट बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट में आज का लास्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन बिटवीन P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, वो भी किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है 2018-19 में, यानी 19 के एग्जाम में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। दो डिफरेंस है और सिंपल से डिफरेंस है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, देयर आर टू मेजर डिफरेंस। अब आगे नहीं लिखते हैं किसमें है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ट्रांजिशन सीरीज is unit or 1, but in P block elements the difference is 2। वहां 2 का डिफरेंस है, क्यों है, ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। ये कहां लगता है इनट पेयर इफेक्ट, ये P ब्लॉक में लगता था। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में हम किसका ले लें, क्रोमियम का ले लेते हैं। यहां लिखता हूं क्रोमियम +1 +2 +3 +4 +5 +6, किन्हीं में भी देख लो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 1 1 1 1। लेकिन जो क्रोमियम के अलावा मैं क्या ले लूं, यहां पर फॉस्फोरस ले लूं, तो फॉस्फोरस की जो स्टेट है वो है +3 और +5, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। P ब्लॉक के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लो, उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें 2 का डिफरेंस है P ब्लॉक में, जबकि ये P ब्लॉक का है और ये D ब्लॉक का है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस होगा, जबकि P ब्लॉक में 2 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस भी क्यों आया है, इनट पेयर इफेक्ट के कारण आया है। अब आते हैं हम लोग अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस क्या है, इसको बच्चों रिमूव कर रहा हूं। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास जो है B है, अगला हमारे पास है B क्या है, B है कि जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एग्जांपल लेता हूं मैं किसका, क्रोमियम का ले लेता हूं। क्रोमियम, मोल्बिडेनम और टंगस्टन, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं D ब्लॉक में। और ये तीनों क्या शो करते हैं, +6 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन तीनों में जो इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो टंगस्टन की सबसे ज्यादा स्टेबल है +6, उसके बाद मोल्बिडेनम की है, और सबसे कम स्टेबल जो है +6 वो क्रोमियम की है। यानी ये कैसा एलिमेंट है, ये हेवियर एलिमेंट है, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा है। और क्रोमियम कैसा है, लाइटर एलिमेंट है। क्या हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हेवियर एलिमेंट्स है उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू स्मॉलर के, ये स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि P ब्लॉक में बच्चों इसका अपोजिट है। P ब्लॉक में क्या गड़बड़ है,
वो यहाँ हम चेक करते हैं। ये है हमारे पास पी ब्लॉक। तो मैं यहाँ लिखूँ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो नाइट्रोजन की +5 ज़्यादा स्टेबल है, जबकि बिस्मिथ की +3 ज़्यादा स्टेबल है। बिस्मिथ कैसा एलिमेंट है? हेवियर है, हेवियर है। यानी हेवियर एलिमेंट की कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ क्या था? यहाँ हेवियर एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ हेवियर एलिमेंट्स की स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? लैंग्वेज क्या होगी? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हम लोग लिखेंगे? हेवियर एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको हटाते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर एलिमेंट्स is more stable than lower oxidation state, but reverse is true in p block elements। एग्जाम्पल ये रहा दोनों का हमारे पास। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो हेवियर एलिमेंट्स है उनकी लाइटर ऑक्सीडेशन स्टेट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ भी रीज़न क्या है? इनट पेयर इफेक्ट है, इनट पेयर इफेक्ट है। और इनट पेयर इफेक्ट कहाँ ज़्यादा अप्लाई होता है? हेवियर एलिमेंट्स में। और ये हमने कहाँ समझा है इनट पेयर इफेक्ट? पी ब्लॉक के पहले पार्ट में, पहले वीडियो में समझा बच्चों। तो क्या खत्म हो गई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। फिर कहता हूँ यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।